राहत इंदौरी कहा करते थे कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नाटकीय परिवर्तन पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है वह इस शेर को फिर से जिंदा कर देता है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, उनका पीछा करते करते दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया और आज धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भी कोई इस्तीफा देगा। आधे दर्जन से अधिक मंत्रिमंडल के लोग इस्तीफा दे देंगे। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और भी लंबी लिस्ट बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो नाटकीय परिवर्तन आया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन छाड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होने वाली है, इसलिए नाव बदली जा रही है। और इन सारी चीजों के बीच में अगर किसी एक शख्स की चर्चा सबसे अधिक हुई है तो वो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य है कौन और राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतनी महत्वपूर्ण पैठ रखना किसी शख्स के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन जाता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर हैं कौन? साल था 2008, मायावती की महारैली चल रही थी, जगह था कुशीनगर और मायावती मंच से भाषण देती हैं और उनका वक्तव्य आता है कि मैं अपना सबसे खास आदमी कुशीनगर को छोड़ के जा रही हूं क्योंकि कुशीनगर का कोई प्रतिनिधित्व मेरे सरकार में नहीं है और कुशीनगर वालों तुम इसको संभाल लेना। नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय मंत्री भी हुआ करते थे मायावती की सरकार में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की वो हनक थी कि मायावती खुद खुले मंचों से राजनीतिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा रही थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं, 20,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। पडरौना की वो सीट खाली होती है जहां से तब आरपीएन सिंह जो कांग्रेस से सांसद बन चुके थे उनकी जगह खाली होती है और पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं। सारा मायावती का मंत्रिमंडल, सारा बड़ा नेता, पूरी बसपा पार्टी उस इकलौती सीट पे लग जाती है और स्वामी प्रसाद मौर्य वो चुनाव जीत जाते हैं और बहन जी की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना के रहने वाले हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, रायबरेली से चुनाव लड़के चुनाव हार चुके हैं और पडरौना से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कद को भी परिभाषित करता है कि पडरौना उनकी जन्मभूमि रही, रायबरेली की एक सीट से वो चुनाव लड़के हारे भी और पडरौना में उन्होंने लगातार 3 बार जीत हासिल की। यह बताता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई छोटा नाम नहीं रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा सरकार में बहुत ताकतवर माने जाते थे। नंबर 2 की पोजीशन तक पहुंच चुके थे बहुजन समाज पार्टी में जब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और जब 3 बार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, 97 में, 2002 में और 2007 में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें मंत्री बने थे। 2007 में वो चुनाव हार गए थे और जब चुनाव हारे थे तो वो उस समय बसपा की लहर थी, बहन मायावती सरकार में आई थी और लगा था लोगों को कि स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कैरियर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। लेकिन मायावती ने उनको उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजा, विधानसभा की जगह विधान परिषद से उनको विधायक बनाया और उनको अपने सरकार में शामिल किया। 1996 में पहली बार विधायकी लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के डलमऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और इसी क्षेत्र से 2007 में वो चुनाव हारे थे और उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गढ़ पडरौना को बना लिया और पडरौना से 3 बार विधायक रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सहकारिता मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में सेवा दे चुके हैं। वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर पडरौना से चुनाव जीतते हैं और सिर्फ चुनाव नहीं जीतते हैं बल्कि मायावती उन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करती हैं और 5 साल तक लगातार बसपा के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे।
वर्ष 2016 में जब अखिलेश के खिलाफ आरोप लगने शुरू होते हैं, भाजपा बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरती दिखाई पड़ती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि वो प्रधानमंत्री की गरीबों के हित में चलाई गई नीतियों से प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके तकरीबन 15 लोगों को विधायकी का टिकट भी देती है। माना जाता है कि उसमें से 12 लोग जीत कर भी आए। उनके साथी जैसे दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में भी श्रम मंत्री के रूप में एक बहुत मजबूत राजनीतिक पैठ रखते थे और कुशीनगर का कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक निर्णय उस समय आज भी, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, बिना स्वामी प्रसाद मौर्य के जानकारी में लिए या उनको विश्वास में लिए नहीं लिया जाता था। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की हनक थी, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे या फिर बहुजन समाजवाद जब बसपा जो है विपक्ष में बैठ गई तब भी वो नेता प्रतिपक्ष बने रहे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब भी वो पूरे मंत्रिमंडल के एक बहुत मजबूत चेहरे के रूप में, एक बहुत मजबूत नेता के रूप में बने रहे। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तय किया है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछड़ों की अवहेलना हुई, दलितों की अवहेलना है, वंचितों की अवहेलना है, युवाओं की अवहेलना है, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के संकेत दे दिए हैं। बाकायदा अखिलेश यादव ने उनकी एक तस्वीर भी ट्वीट की है और कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग बता रहे हैं कि कल एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पता नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा चेहरा आपके सामने दिखाई पड़े जो और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहा है। ऐसे कयास राजनीतिक तौर पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे थे तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है और दूसरा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि दलितों की अवहेलना थी, वंचितों की अवहेलना थी। तो सवाल यह है कि अगर अवहेलना थी तो 5 साल मंत्री पद पे क्यों बने रहे और इस तरीके से सत्ता का उपयोग क्यों करते रहे और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद क्यों याद आया कि इस सरकार में दलितों की अवहेलना हुई, वंचितों की अवहेलना हुई। और भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही है कि उनका टिकट कटने वाला था, बहुत कमजोर हो चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना चाहिए कि अगर सरकार बेहतर काम कर रही थी तो ये मंत्री के रूप में असफल कैसे थे और अगर ये मंत्री के रूप में असफल थे तो फिर सरकार कैसे बेहतर काम कर रही थी। तो ये दोनों सवाल हैं, सत्ता से भी सवाल है और स्वामी प्रसाद मौर्य से भी सवाल है। और आगे के राजनीतिक घटनाक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या गुल खिलाते हैं, क्या उनका आने का प्रभाव समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है, ये तो राजनीतिक परिणाम बताएंगे। लेकिन 5 बार के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य, मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, साक्य समाज, खासकर गैर यादव ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी राजनीतिक पैठ को बस इस बात से समझ लीजिए कि मैंने कहा कि वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, पडरौना से 3 बार विधायक रहे, रायबरेली के डलमऊ से चुनाव लड़ते थे, बेटी बदायूं से सांसद हैं, उचहर से अपने बेटे जो उन्नाव की एक विधानसभा है वहां से अपने बेटे को चुनाव लड़ाए थे। तो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी एक जिले या 2 जिले के नेता नहीं है, वह उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम हिस्से में स्थित बदायूं से अपनी बेटी को चुनाव जिता देते हैं, तो बीच में उन्नाव के उचहर से अपने बेटे को लड़ा देते हैं, खुद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, रायबरेली की डालमऊ सीट से लड़ते हैं और खुद उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वांचल के सबसे उस हिस्से में जो बिहार को टच करता है, पडरौना से 3 बार चुनाव जीत जाते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य छोटा नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और समाजवादी पार्टी के लिए 1% ही सही, 2% ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त मिलने वाली है, निसंदेह उनको बढ़त मिलने वाली है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का आना समाजवादी पार्टी के अगर तरफ से देखें तो कितना राजनीतिक रूप से सफल होता है ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे। लेकिन मेरी यह विशेष रिपोर्ट मेरे सहयोगी रविजेंद्र के साथ आपको यह जरूर बता रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटा नाम नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में जब राजनीतिक मंच लगेंगे तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में देखेंगे। नमस्कार, मैं विक्रांत, जय हिंद, जय भारत।